हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे होंगे। अब तो आप सभी और अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि आप सभी की यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सीट सुनिश्चित कीजिए। और अपनी हिंदी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़िए। जब तक एग्जाम नहीं होगा रेगुलर हम सभी 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप सभी हिंदी में अपने 35 प्लस स्कोर कर सके। क्योंकि आप सभी का रीजनिंग, मैथ और जीएस कितना भी अच्छा हो, बिना हिंदी के आप सभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़िए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आप सभी एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए, सबसे पहले कल का जो प्रश्न था उसका आंसर दे दीजिए आप सभी कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो संचारी भाव की संख्या 33 है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। और जितने भी नए बच्चे हैं वो सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप सभी को रेगुलर जो है पीडीएफ मिल जाएगी। और इससे पहले हमारी 24 क्लास हो चुकी है, तो आप सभी चैनल पर जाकर जरूर उसकी प्लेलिस्ट है देखिएगा। चलिए, आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से च वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य कहलाते हैं, कंठ कहलाते हैं, मूर्धन्य होते हैं या फिर दंत होते हैं? तो उच्चारण स्थान के आधार पर च वर्ग के सभी वर्ण जो होते हैं तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। क वर्ग का उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धन्य होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान जो है दंत्य होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका कि सर्वनाम के भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 होते हैं। अब मूल सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 होती है। तो ऑप्शन है आपका गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये सर्वनाम का भेद नहीं है। ये किसका भेद है? ये विशेषण का भेद है। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। इसे भी आप सभी याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न साहित्य से है जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, इंसा अल्लाह खां की, माधव शप्रे की? तो बताएंगे आप सभी कि ये किसकी रचना है। तो रानी केतकी की कहानी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये रचना जो है इंसा अल्लाह खां की है। तो आप सभी याद रखेंगे, प्रेमचंद्र की रचना है रंगभूमि। रंगभूमि, सेवा सदन, सेवा सदन, मंगलसूत्र, गबन, गोदान। इन्हें आप सभी ध्यान रखिएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में जो है, और इसके साथ ही एक रचना जो है ईदगाह, ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ईदगाह, तो आप सभी ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं पूछे तो झरना, आंसू, कामायनी, प्रेम प्रतीक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग्य, ये रचना जो है एग्जाम में पूछी जा रही है। जन्मेजय का नाग्य, ये किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। तो आप सभी को झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम प्रतीक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये रचनाएं तो अच्छे से याद हो। लेकिन ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी इसे ध्यान रखिएगा। तो रानी केतकी की कहानी इंसान खां की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये सही हो जाता है। तो चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है इसमें से पौधा, पुस्तक, लड़का, सहायता। तो पौधा का अगर आप बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? पौधे होगा। पुस्तक का क्या होगा? पुस्तकें होगा, पुस्तकें। लड़का का भी बहुवचन होगा, लड़के। तो जिसका बहुवचन ना हो तो वो सदैव क्या होते हैं? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सहायता, ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। सहायता के साथ जो है जनता, वर्षा, पानी, बादल, भीड़, लोग, ये क्या होते हैं? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इस चीज को आप सभी अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपका
पूछा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, व और फ का किस प्रकार के वर्ण है? दंतोष्ठ है, अनुनासिक है, तालव्य है या फिर कंठोष्ठ है? तो वह जो है आपका, ये इसका उच्चारण क्या स्थान क्या होता है? तो दंतोष्ठ होता है, आप सभी को पता। ये जो फ है, फ के नीचे क्या लगा हुआ है? नुक्ता लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण स्थान भी दंतोष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर केवल फ दिया हुआ है, नुक्ता नहीं है, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो इन दोनों में आप सभी कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर नुक्ता लगा है तो उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, नुक्ता नहीं लगा हुआ है तो सिर्फ ओष्ठ है। अगला रचना है, क्या भूलूं यहाँ क्या होगा, क्या याद करूं किसकी रचना है? तो क्या भूलूं की क्या याद करूं, ये रचना जो है हरिवंश राय बच्चन जी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन या फिर मंगलसूत्र? तो प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास जो है मंगलसूत्र है, इसका राइट ऑप्शन डी सही है। इस रचना को करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये अपूर्ण रह जाता है। उनके पुत्र ने इस रचना को पूरा किया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? करेला, केतकी, स्थाई, फावड़ा? तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत भाषा के होते हैं, या आप कह सकते हैं जिन्हें हम रेगुलर नहीं बोलते हैं, कभी कभार वो हमारे शब्द में प्रयोग होते हैं। क्योंकि संस्कृत से किसी भी शब्द को अपने हिसाब से इंसान जब बदल कर बोलता है तो उसे क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। तो इसमें तत्सम बताना है, तो केतकी जो है आपका ये तद्भव तत्सम है। चलिए, अगला प्रश्न है, श्याम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? यहाँ पर कर्मवाच्य है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या होगा यहाँ पर? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो वहां पर क्या होता है? कर्तृवाच्य। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ना है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा बी होगा, कर्तृवाच्य। क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है, पढ़ना कौन पढ़ रहा है? तो श्याम पढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। चलिए, अगले प्रश्न पे, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? तो पत्रिका है भारतेंदु, हरिश्चंद्र पत्रिका, बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा? तो महिलाओं के लिए पहली पत्रिका पूछे तो बाला बोधिनी है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो भारतेंदु पत्रिका का संपादन नहीं किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? बांगरू, कन्नौजी, तेलुगु या फिर अवधी? तो कौन सी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपकी जो ये अवधी भाषा है, कन्नौजी भाषा है और बांगरू भाषा है, ये तीनों क्या है? हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। आपकी ये जो तेलुगु है, जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम है, मेरे को जाना है, यहाँ पर ने होगा, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो चारों ऑप्शन में से आपको सही बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है, मैंने पुस्तक पढ़ी। ये आपका शुद्ध वाक्य, बाकी के तीनों अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, वह आया है, इनमें से किस काल का उदाहरण है? तात्कालिक वर्तमान का, सामान्य वर्तमान का, संदिग्ध वर्तमान का या फिर पूर्ण वर्तमान का? तो वह आया है, तो यहाँ पर जो है आपका पूर्ण वर्तमान है। क्या है? पूर्ण वर्तमान। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही विकल्प है। लेकिन अगर आसन्न भूतकाल दे तो वो भी ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर शब्द देता है कि वह आया है, तो पूर्ण वर्तमान भी होगा और आपका आसन्न भूतकाल भी होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? सामान्य भूत में, सामान्य वर्तमान में, संदिग्ध भूत में या फिर सामान्य भविष्य में? तो कर्ता के ने का जो चिन्ह का प्रयोग है सामान्य भूत में होता है। ऑप्शन नंबर ए है। जैसे मान लीजिए उदाहरण है कि कृष्ण ने कंस को मारा, तो कर्ता कौन है? कृष्ण है। तो यहाँ पर क्या आया? ने चिन्ह आया, तो ने चिन्ह का प्रयोग किसमें हुआ? ये क्या है? तो सामान्य भूत है।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? अद्भुत लास है, चंद्रकांता है, परीक्षा गुरु है या फिर गोदान है? तो परीक्षा गुरु जो है आपका ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे आप सभी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चंद्रकांता के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। किन लोगों ने? जो दक्षिण भारतीय लोग हैं उन लोगों ने सीखी है। अगला प्रश्न है आपका, उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? शब्द के अंत में, शब्द के पहले, शब्दों के बीच में या फिर वाक्य के अंत में? तो उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले जोड़ा जाता है। शब्द के अंत में क्या जोड़ा जाता है? तो प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है दोस्तों? तो प्रत्यय जोड़ा जाता है। वाक्य के अंत में क्या होता है? तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम का। तो ध्यान रखेंगे इसे आप सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कि मिश्रित तथा संयुक्त में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का, कोष्टक का, उपविराम का या फिर अर्ध? योजक चिन्ह पूछे तो योजक का चिन्ह ये होता है, कोष्टक आपका ये है, उप विराम का चिन्ह ये होता है जिसका प्रयोग शीर्षक लिखने के लिए किया जाता है, अर्ध विराम का चिन्ह जो होता है ये होता है। तो आपसे पूछा है कि मिश्रित तथा संयुक्त में विरोध का भाव, जैसे मान लीजिए कोई आपको एक मतलब लाइन दे, गांधी जी ने कहा, तो कहा के आगे आप सभी यहाँ पर क्या लगा देंगे? अर्धविराम लगा देंगे कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो इसके जगह आप सभी जैसे जो मिश्र वाक्य के चिन्ह होते हैं, जो जिसे जिसके लिए कि इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए पूछा है कि आपसे कि मिश्रित तथा संयुक्त में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्ध विराम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस प्रकार का कारक है? कर्म कारक है, संप्रदान है, अधिकरण है या फिर संबंध है? तो गरीबों को दान दो तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। जहां पर भी दान का अर्थ हो वहां पर संप्रदान कारक होता है। इस बात को आप सभी सदैव ध्यान रखें। इनमें से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है? मैं है, तू है, वह है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसका भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। कितने भेद होते हैं? 3 होता है। उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। ये इनके 3 भेद हैं। तो आप सभी को बताना है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा है? तो यहाँ पर जो मैं है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत है, प्रति है, प्रत्यु है या फिर प्र? तो प्रति उत्पन्नमति में यहाँ पर प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, विलोम शब्द से कि पाश्चात्य का विलोम निम्न में से कौन सा है? तो पाश्चात्य का विलोम जो है पौर्वात्य होता है। क्या होता है दोस्त? पौर्वात्य होता है। महत्वपूर्ण है तो ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, मुहावरा से घी के दिए जलवाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना, प्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, दीपावली मनाना, उत्सव मनाना। तो घी के दिए जलवाना मुहावरे का अर्थ होता है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? निलय, ग्रह, गृह, आलय। तो आपसे पूछा है कौन सा नहीं है? तो ग्रह नहीं होता, निलय भी होता है, गृह भी होता है और आलय भी होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है? विनीत, अकिंचन, दरिद्र, गरीब। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। क्या है दोस्त? अकिंचन है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अमित शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्मित होगा, कुमित होगा, परिमित होगा या फिर सुम? अमित का विलोम जो है परिमित होगा। ऑप्शन सी जो है आपका ये उत्तर है।
अगला प्रश्न है आपका कि लालटेन शब्द इनमें से क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विशेष है? तो लालटेन शब्द जो है विदेशी भाषा का शब्द है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पूछे तो चार होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लालटेन किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? भोजपुरी का, मगही का, अवधी का या फिर मैथिली का? तो पूछा है कि किसका संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। अवधी जो है इसका संबंध पूर्वी हिंदी से है। बाकी भोजपुरी, मगही और मैथिली जो है इनका संबंध जो है बिहारी हिंदी से है। अगला प्रश्न है आपका कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या पूछे तो कितना होता है? 8 होता है। हिंदी में रस की संख्या पूछे, हिंदी में रस पूछे कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। अपभ्रंश में अगर रस पूछता है, एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप सभी ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश में रस ये कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। संस्कृत में रस पूछे, संस्कृत में रस कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है। तो जितने आप सभी के हिंदी में रस है उतने स्थायी भाव है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही विकल्प। हिंदी में रस की संख्या कितनी है? 9 है। भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8 रस होते हैं, ध्यान रखिएगा। अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? आध्यात्मिक होगा, अनाध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा या फिर अध्यात्म? अध्यात्म का विशेषण जो है आध्यात्मिक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है आध्यात्मिक। इसमें और इसमें आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा की लिपि है सौराष्ट्री है, ब्राह्मी है, गुरुमुखी है या देवनागरी? गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है। किसकी है? तो पंजाबी की है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत होगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। प्रकृति का सुकुमार कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इनकी रचना है चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है आपका, अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति है, अति है, अपि है या फिर अधि? अतीव शब्द में आपका अति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही। अगला प्रश्न है साहित्य से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठलुआ क्लब रचना किसकी है? बहुत से बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये कौन सी रचना है। तो ठलुआ क्लब जो है बाबू गुलाब राय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा, जो कि महत्वपूर्ण है। यशपाल की रचना है दादा कामरेड, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, जो कि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो याद रखेंगे आप सभी। एग्जाम तक आप सभी इतना प्रैक्टिस कीजिए कि कहीं से भी प्रश्न गलत होने की संभावना है। जितना ही आप सभी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही गलती कम होने की संभावना रहेगी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, यथा रुचि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय है या फिर द्विगु? तो द्विगु समास का जो पहला पद होता है संख्यावाची होता है, ठीक। और कर्मधारय समास में उपमेय उपमान होते हैं या फिर विशेषण विशेष्य होते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सदैव पर्यायवाची के शब्द होते हैं, इसे भी आप सभी याद रखिए। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद व्यय होता है या फिर उपसर्ग लगा होता है। तो अब आप आंसर कीजिए कि यथा रुचि में कौन सा समास है। तो दोस्त यहाँ अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर यथा जो है आपका ये क्या है, उपसर्ग है या फिर अव्यय, आप बताएंगे। जरूर आंसर कीजिएगा कि क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर कपट शब्द जो है ये
पुल्लिंग का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? व्यंग है, उज्जवल है, हास्य है या फिर परिहास। तो आपसे पूछा है कि अशुद्ध वर्तनी बतानी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, क्योंकि व्यंग इस तरीके से लिखा जाता है, ग आधा होता है व्यंग। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, तो वही आपका उत्तर होता है। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है, ये मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। कहाँ से होती थी दोस्त? तो मिर्जापुर से होती थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द अग्रहरी होगा, अग्रगणक होगा, अग्रगामी होगा या फिर अग्रगण। तो सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए एक शब्द जो होता है अग्रगण्य होता है। क्या होता है? तो अग्रगण्य होता है दोस्त। इसका राइट आंसर जो है डी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची है? तो नाग का पर्यायवाची जो है हाथी होता है। क्या होता है दोस्त? तो हाथी होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, और आज के लिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में नहीं रहता? आकाश, जनता, भीड़। तो ये तीनों शब्द अभी आप देखे हो कि ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही विकल्प होता है। प्राण, केस, आंसू, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, समाचार, दर्शन, दर्शक, ये शब्द जो है और ये प्राण भी, ये शब्द जो है ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इसे आप सभी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये शब्द बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी ने 40 में से कितने प्रश्न सही किए हैं जरूर बताइएगा। आप सभी अगर 35 प्रश्न सही किए हैं, तो समझिए आपकी हिंदी बहुत ही बेहतर ढंग से अभी आप कर रहे हैं। तो बताइएगा जरूर कि कितना आपके सही हुए हैं प्रश्न। आज के लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है कि कामायनी किस कवि की रचना है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की, मुंशी प्रेमचंद की, महादेवी वर्मा की या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसका आंसर दीजिएगा आप सभी और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट की सारी क्लासेस जरूर देखिएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं 40 नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।